स्वागत है आप सभी का के फॉर न्यूज़ के संडे स्पेशल सीरीज में। मेरा इस सीरीज का जो मकसद है, हम समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोगों से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि शिक्षा के बारे में और समाज सोसाइटी के बारे में कि क्या क्या चीज़ की समस्या है और क्या चीज़ अच्छी बनाई जा सकती है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के बारे में। राष्ट्र की जो शिक्षा नीति है उसके बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वजह है जो आप लोग भी उसका विरोध कर रहे हैं और उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो स्वागत है आपका। मैं कुमार यादव जी एंड कुमार दिव्यम जी। चंद बातें आप दोनों अपने अपने बारे में बता दें हमारे ऑडियंस को, ताकि हमारे ऑडियंस भी आपको जान सके। मैं मयंक कुमार यादव छात्र संगठन आइसा से हूँ। दरभंगा जिला में कामकाज चल रहा है मेरा मिथिला यूनिवर्सिटी लेवल पे। और अभी देश के अंदर में जिस दौर में पूरे देश के लोग जान से जूझ रहे थे, जान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उस दौर में मोदी सरकार एक शिक्षा विरोधी कानून, जिसकी नई शिक्षा नीति 2020 हम लोग कह रहे हैं, वो ला करके समाज के ऊपर थोपने की काम की। और नई शिक्षा नीति का साफ साफ कहना है और उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि नई शिक्षा नीति का मतलब यदि लागू हो जाएगा समाज के अंदर में, तो समाज के जो बच्चे हैं, निचले पायदान के जो लोग, जो अभी शिक्षा के लिए एकदम जद्दोजहद करके अपने बच्चे को पढ़ाने की ललायत है, पढ़ाने के लिए ललायत है, उस लोग को वो लालसा कभी पूरा नहीं हो पाएगा। नई शिक्षा नीति में साफ साफ दर्शाया हुआ। नया शिक्षा नीति का मतलब है शिक्षा को किसी बाजार में जिस तरीके से बेचने वाली जो वस्तु बाजार में बिकता है, उस तरीके से शिक्षा भी बाजार में बिकने के जैसा हो जाएगा। हाल फिलहाल में अभी भी हो रहा है। अब दरभंगा में आके कभी देखेंगे, सुबह में यदि कभी देखेंगे, सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक लगेगा कि कहीं पे कोई मूवमेंट हो रहा है। सैकड़ों के हजारों के छात्र रोड पे रहते हैं, वही शिक्षा खरीदने किसी कोचिंग संस्थान में, किसी दुकान में जाकर के। और जब ये नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगा तो खुल्लम खुल्ला इस तरीके से चलेगा। अभी तो कुछ कॉलेज और स्कूल विश्वविद्यालय बचे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में सारा चीज प्राइवेट के हाथ चल जाएगी। जिस तरीके से सरकार का मंशा है देश के अंदर सभी चीजों को प्राइवेट कंपनी के हाथों थोपने का, वही मंशा शिक्षा जगत को भी बेचने का सरकार का मंशा है। अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा जो बजट पास हुआ, उसमें कई को सैकड़ों रेलवे स्टेशन को बेचने की बात उसमें हुई है। रेलवे चल रहा है, रेलवे कहीं तेजस नाम से ट्रेन चल रही है। तो धीरे धीरे जो ये मंशा है, वो मंशा में कामयाब भी हो रहे हैं भाजपा के। देश की जनता देख रहे हैं, लेकिन उसको ये नहीं लग रहा है कि हमारे आने वाली जनरेशन को क्या। लेकिन हम लोग वही प्रयास कर रहे हैं कि उसकी जनरेशन के ऊपर आने वाले टाइम में शिक्षा लेने में कम से कम संकट ना हो और शिक्षित होकर के कहीं भी अपना कमा खटा सके। अच्छा, नई शिक्षा नीति 2020 जो है उसमें 5, 3, 3, 4 क्या है, ये थोड़ा डिटेल में बताएं। देखिए, नई शिक्षा नीति में ये जो स्थिति है, नई शिक्षा नीति में अब जो आप बोले हैं उसमें शॉर्ट फॉर्म में बात कर रहे हैं। ग्रेजुएशन वो हो जाएगा 4 साल का, जो ग्रेजुएशन था उसका मैट्रिक का वैल्यू खत्म हो जाएगा। मैट्रिक जिस तरीके से लोग 10 साल मेहनत करते हैं, 1 से लेकर 10 में कहता है कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा होगा, उसमें गार्जियन भी बच्चे को कहते हैं कि बेटा तुम अच्छा नंबर लाओगे तो अच्छे स्कूल में दाखिला होगा, पढ़ाएंगे, बहुत तरीके की बात होती है। और उस बात को लेकर के ये होता है। लेकिन 10वीं की बोर्ड ही हट जाएगी, उसके बाद ग्रेजुएशन होगा कि 4 साल में आप फर्स्ट ईयर में नामांकन करा लिए, पढ़ाई एग्जाम दे दिए। यदि आपको सेकेंड ईयर में 1 साल पढ़ने का मन नहीं है, बाहर जाके आ जाइए, घूम फिर के आइए, अगले साल फिर से सेकेंड ईयर में दाखिला करा लीजिए। इसी तरीके से 4 साल चलेगी। आप समझ सकते हैं शिक्षा का स्तर किस तरीके से नीचे डायरेक्ट गिराने की सरकार की मंशा है। दूसरी बात यह है, शिक्षा को जिस तरीके से समाज में कास्ट बटा हुआ, उस तरीके से शिक्षा को बांटने की साजिश चल रही। ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी करके बांट दिया गया और उसमें सरकार का फंडिंग कुछ नहीं। ग्रेड ए के जो शिक्षण संस्थान रहेंगे उसमें सरकार 0 रुपया फंडिंग करेगी, 1 रुपया फंडिंग नहीं करेगी। तो वो संस्थान चलेगा कैसे? तो स्टूडेंट से लिया जाएगा। स्टूडेंट से जब लिया जाएगा तो कितनी महंगी शिक्षा होगी। जो शिक्षा अभी 5,000 7,000 में ले रहे हैं, सीधा 5 लाख होगा, आप भी जानते हैं। और जो बी ग्रेड का संस्थान रहेगा उसको आधा पैसा उसको दिया जाएगा। तो आधे पैसा दिया जाएगा तो उसका किस तरीके का व्यवस्था रहेगा?
जिस जगह पे अभी हम 5,000 में ग्रेजुएशन कर रहे हैं 50,000 लगेगा, और सी ग्रेड के संस्थान रहेंगे उसमें पूरा फंडिंग करेगी सरकार, लेकिन उसमें कैसी व्यवस्था रहेगी वो भी आप जान सकते हैं। जो जिस तरीके से समाज को बांटा गया है वर्ग में, उस तरीके शिक्षा को भी ग्रेड सिस्टम में बांट करके और उस समाज को बेदखल करना चाह रहे हैं शिक्षा से। जो समाज अभी जूझ रहा है उस समाज में अभी भी संघर्ष कर रहे हैं लोग। आप लॉकडाउन के दरमियान देखे होंगे कितने पलायन करके बाहर से आ रहे थे लोग, उसी समाज के लोग थे। बाहर में पेट काट के बच्चे के लिए पैसे कमाते थे, उसको पढ़ने के लिए स्कूल भेजते थे, अच्छे अच्छे स्कूल, उनके सपना रहता था कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। जब ये सिस्टम लागू हो जाएगा तो उनके सपना के ऊपर क्या होगा इसे आप समझ सकते हैं। इस पे तो हम आएंगे ही, मयंक भाई श्योर आएंगे, लेकिन इससे रिलेटेड मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि भारत सरकार का जो जिस तरह का अभी रवैया है लोगों के सामने है, नई शिक्षा नीति लाने का जो उद्देश्य है या मकसद है वो भारत सरकार का क्या है, क्यों लाना चाहती है आखिर ये नई शिक्षा नीति 2020? देखिए, सबसे पहली बात है कि भारत सरकार जब 2014 में आई थी बड़ी बड़ी जुमला देकर 2 करोड़ रोजगार दें, अभी वो रोजगार कहाँ चला गया वो देख सकते हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में जाकर के अटक गया है। अभी आप फिलहाल देख सकते हैं कि 2 साल 3 साल से आर्मी की बहाली नहीं, जिससे देश की सुरक्षा करते हैं हमारे देश की आर्मी, उसकी बहाली नहीं है। कुछ दिन पहले पेपर में ही देखे थे कि अब प्रशासनिक लाइन भी कॉन्टेक्ट पे चली जाएगी। अब ये व्यवस्था हमारे देश के अंदर में चल रहा है, तो इससे अब साबित हो रहा है जब रेल बिक गया सारा संस्थान को ये धीरे धीरे कॉन्टेक्ट पे अपने पूंजीपति साथियों को दे रहे हैं, तो हमारे शिक्षा जगत को वो बचने देंगे क्या सरकारी संस्थान से? जो बच्चा, जो निचले तबके के लोग आकर के ग्रेजुएशन पास करके पीजी पास करके वो सरकार से सवाल करते हैं आंख डाल के कि हमको इतने पढ़े हैं, हमको रोजगार कहाँ है, वो रोजगार मांगते हैं, तो वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। और सस्ती मजदूर बना करके अपने कारपोरेट दोस्तों को देना चाह रहे हैं कि थोड़ी शिक्षा ले लो, सिर्फ हस्ताक्षर करना जानो, हिसाब करना जानो, और हमारे मित्र एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल है उसमें जाकर काम करो 10,000 12,000। ऐसी स्थिति, ऐसी देश के नौजवानों को बनाना। मयंक भाई, आपने जिक्र किया लॉकडाउन का, अलग अलग सिचुएशन का भारत सरकार की, लेकिन भारत सरकार जो है वो कह रही है अपने कई सारे सभा, कई सारे सेमिनार में वो कहते हैं कि हम तो बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत सारा फाउंडेशन या बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं नीचे के लोगों को, तो बहुत सारा योजना तो मिल रहा है। उसके अलावा लॉकडाउन में राशन भी तो भारत सरकार ने दिया, तो वो सारी चीज़ तो प्रोवाइड कर रही है ना, तो सरकार तो विकास पूरा कर रही है, शिक्षा के नाम पे भी बहुत खर्चा कर रही है, जबकि अभी 5 से 10% बढ़ाया भी गया है। सबसे पहली बात है कि यदि लॉकडाउन में राशन 2 बार है तो राशन से यदि पेट भर जाता तो उसी सरकार को हम कहना चाह रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में आप देखे होइएगा झारखंड में एक IAS पकड़ाई है, करोड़ों का कैश उसके घर पे। यदि उसको राशन ही चाहिए तो फिर कैश की क्या जरूरत है, कैश क्यों जमा कर रहे हैं? लेकिन यदि पेट ही सबसे बड़ा सवाल होता तो बच्चे को पढ़ाने के सपना क्यों रहा? बच्चा भी उसी तरीके से मजदूर बन के पेट पाल ले, ऐसी नहीं ना। सभी लोगों का सपना रहता है कि हम मजदूर हैं तो मेरा बेटा पढ़ के थोड़ा कुछ अच्छा करे, लेकिन मेरा पढ़ाई ही छीन लिया जाएगा तो मेरे मुंह का निवाला। तो आपके कहने का क्या मतलब है कि राशन उतना जरूरी नहीं है जितना कि इम्पोर्टेंट शिक्षा है? सही बात है, राशन उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी हमारे देश के अंदर में शिक्षा, स्वास्थ्य, और हमारे देश के अंदर में महंगाई इतनी चरम पे है कि हम लोग स्टूडेंट है, मिथिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, रूम लेकर के रह रहे हैं। अभी आप तेल खरीदने जाते थे पहले 90 रुपया, 100 रुपया मिलता था, अभी 200 रुपया मिलता है। लगातार हम ये देख रहे हैं कि अभी हम लगातार आपसे जुड़े रहते हैं और देखते रहते हैं कि आप मिथिला यूनिवर्सिटी को लेकर काफ़ी गंभीर तौर से सोचते हैं, और बहुत सारे जगहों पे मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रोटेस्ट में आप शामिल होते हैं, आप आवाज़ उठाते हैं। बहुत सारे रिजल्ट का भी तो मसला है, देख रहे हैं सरकार, आपने भी कहा, तो रिजल्ट को भी लेकर बहुत सारा दिक्कत है मिथिला यूनिवर्सिटी में, और आपने भी कई इस मामले में प्रोटेस्ट किया। अभी पार्ट 1 का रिजल्ट नहीं आया, दिगर ऐसे कई सारे रिजल्ट जो अभी तक आए नहीं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आखिर क्या वजह है? जो देखिए, यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा की बात बता दे रहे हैं। अभी मिथिला यूनिवर्सिटी का जो मसला है उसमें डायरेक्ट राज्यपाल इन्वॉल्व है, बिहार के जो माननीय राज्यपाल वो इन्वॉल्व, उनके चहेते वहां पर, और पूरे इस तरीके से नंगा नाच मिथिला विश्वविद्यालय में कर रहे हैं। तो मिथिला विश्वविद्यालय कैंपस में जब इन करिएगा तो लगेगा नहीं कि शिक्षण संस्थान है, लगेगा कि किसी ठग का और ठेकेदारों का अड्डा है। इस तरीके से बना करके मिथिला विश्वविद्यालय में रखा गया। और जिस दौर में कंप्यूटर सेक्शन, जो प्राइवेट कंप्यूटर सेक्शन लाया गया था मिथिला यूनिवर्सिटी में,
हम लोग अपने छात्र संगठन आइसा के तरफ से विरोध और प्रदर्शन भी किए थे कि प्राइवेट कंपनी जो आप ला करके थोप रहे मिथिला विश्वविद्यालय में, ये आने वाले टाइम में स्टूडेंटों के लिए बहुत बड़ा घातक होगा और आने वाले टाइम में आपको भी परेशानी झेलनी पड़ेगी। वो अभी झेल दिख रहा है। अभी जो पुराने वाले कंप्यूटर सेक्शन थे, जो प्राइवेट कहीं यूपी तरफ का है, और अभी नए वाले वीसी आए हैं, तो अपने चहेते को कमीशन के स्तर पे दूसरा नया कंप्यूटर सेक्शन वहां पे लागू कर दिया है। तो ये कंप्यूटर सेक्शन के बीच में और मिथिला विश्वविद्यालय के प्रशासन के बीच में पैसे के लेन देन के चक्कर में मिथिलांचल के बच्चे एकदम पूरी तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। पार्ट 1 का एग्जाम 1 साल हो गया, लगभग में 1 साल हो गया एग्जाम हुआ, कॉपी चेक होकर के रखाल है, लेकिन वो पैसा के कमीशन के लेन देन को लेकर के रजिस्ट्रार और डीसी के बीच के मसला और कंप्यूटर प्राइवेट कंप्यूटर वाले के मसला को लेकर के वो पूरे तौर पे फंसा हुआ है। हमने इस बीच में भी रजिस्ट्रार और कंट्रोलर और एसडब्ल्यू को से बात की। हमने कहा कि जिस तरीके से माहौल आपने यूनिवर्सिटी में बना रहे हैं, आने वाले टाइम में आपको मिथिलांचल के लोग माफ नहीं करेगा। जिस तरीके से उसके बच्चे के भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आप देखिए ना, थर्ड पार्ट का रिजल्ट निकल गया है, 2-2.5 महीना हो गया, उसकी मार्कशीट नहीं मिल रही है। बच्चे लोग 250 रुपए चालान कटा रहे हैं, जो उनको चालान कटानी नहीं पड़ती। 250 रुपए के चालान कटा के मार्कशीट ले रहे हैं। ये स्थिति है। अब वो स्थिति का यही है कि मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रशासन का, जिस दौर में आप प्राइवेट कंपनी को ला रहे थे, उस दौर में हमने विरोध किया था। इसको मतलब ये, जब ला लिए हैं, जब सारा चीज हो रहा है, तो उसके बाद उसे कमीशन के ऊपर मारा हो रहा है। जब वो आपको डाटा नहीं दे रहा है, कोर्ट में मसला चल जा रहा है, हाई कोर्ट में भी मसला चल रहा है वही डाटा लेन देन का। मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन के पास कुछ भी डाटा नहीं। आप समझिए, लाखों में छात्र हैं, उस छात्र का डाटा मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन के पास नहीं है। मसलन एक छोटा सा गलती के कारण सिर्फ कमीशन, पैसा को लेन देन के लिए एक भी विद्यार्थी का डाटा उनके पास नहीं है। सभी विद्यार्थी का भविष्य अंधकार में। लेकिन अभी भी राजभवन से कोई बात नहीं हो रही। हम लोग आवेदन लिखे, जहां तक मुख्यमंत्री को हम लोगों ने ईमेल किया, लेकिन सरकार भी पूरी तरीके चुप्पी छाती हुई है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मंत्री भी है इन्वॉल्व है, जो वहां के रजिस्ट्रार को और वीसी को एकदम से संरक्षण दे रहे हैं। अभी मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर में एक पोखरा है यूनिवर्सिटी के बगल में, उसका उड़ाहीकरण का मसला चल रहा है। लेकिन उड़ाहीकरण होने लगा लॉकडाउन में पहले, जिसमें कोई टेंडर नहीं निकला हुआ। वो ठेकेदार आके उड़ाही करने लगा। उसको ऐसे कैसे मालूम कि ठेकेदारी मुझे ही मिलेगा? कोई प्रकाशन नहीं हुआ, चीज नहीं हुआ। कोर्ट में मसला चला गया। कोर्ट ने मसला आने के बाद अभी कोर्ट डिसीजन आना बचा हुआ है, और उसमें इस तरीके से मसला चल रहा है। उसमें सीधे जाके देखिएगा तो वहां पे सिर्फ ईंट बिछा करके बालू सीमेंट का धोला मार दिया गया। वो 2.5 करोड़ का मसला है। तो इस तरीके से लूट का अड्डा मचा करके लोग रखे हुए हैं मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर में, और मिथिलांचल के छात्रों के भविष्य पूरी तरीके से अंधकार करना चाह रहे हैं। बिहार के सबसे अच्छे यूनिवर्सिटी के तौर पे एलएनएमयू जाना जाता था, लेकिन अभी के दौर में ऐसा स्थिति बना दिया है कि मिथिलांचल के बच्चे भी मिथिला यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने से सोचते हैं कि हमारा मार्कशीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अब हम आएंगे कुमार दिव्यम भाई आपकी तरफ। अभी माइंक भाई ने भी अलग अलग चीज़ों पे चर्चा किया, और उनमें एक चीज़, अभी जो हमारा इस सेशन चल रहा है एजुकेशन का चल रहा है, आप चूँकि पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, क्या लगता है कि मिथिला यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी जो है, उन दोनों का सेशन वाइज या रिजल्ट को निकालने में, और जिस तरह से स्कॉलरशिप वगैरह है या एडमिशन को लेकर कितने लेट हैं, या कौन यूनिवर्सिटी मतलब थोड़ा सा सही है जिसपे अभी स्टूडेंट को वक्त पे वो चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती है? सबसे पहले तो मैं आप क्या कहता हूं, और इसके साथ साथ आपके चैनल को दर्शकों का अभिवादन करता हूं। समय का थोड़ी कमी है, और जो और कहीं जाना है, तो मैं थोड़ी शॉर्ट में कोशिश करूंगा बात को रखूं। बात रखिए कि बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था को जब आप देखते हैं, तो पटना विश्वविद्यालय एकमात्र विश्वविद्यालय बचा हुआ है जो समय पर डिग्री दे पा रहा है। इसके अलावा शिक्षक की गुणवत्ता में जो कमी आई है, शैक्षणिक गुणवत्ता में, वो भी कमी आई है। अलग अलग बिहार के विश्वविद्यालयों को देखिएगा तो बिहार के विश्वविद्यालयों में समय पर डिग्रियां नहीं मिल रही तारीख छात्रों को। पहले किया क्या गया कि पहले वहां के शैक्षणिक गुणवत्ता को खत्म किया गया, सिर्फ डिग्री देने वाले विश्वविद्यालय बचाए गए। और अब डिग्री देने वाले सिर्फ विश्वविद्यालय जब बच गए हैं, तो डिग्री भी समय पर नहीं मिल पा रही है। और क्लास की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। ऐसे लड़के हैं जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल जा रहा है, और इसके बावजूद उनको डिग्री नहीं होने की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे।
तो बिहार की उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा को वर्तमान की सरकार लंबे समय से बिहार में राज कर रही है, इसने बर्बाद कर दिया है। केंद्र की अगर बात कीजिएगा तो केंद्र की प्रोफेसरों की कमी है बिहार के विश्वविद्यालयों में। केंद्र सरकार अभी नई शिक्षा नीति लेकर के आई है 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। उस नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट को जब पढ़िएगा तो आपको पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसलिए कि वो पूरी की पूरी पढ़ाई को शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन के लिए सरकार के भीतर एक सनक पैदा हुई है कि तमाम चीजों का हम निजीकरण कर दें। उसी सनक का ये परिणाम है कि अब सरकार शिक्षा का भी निजीकरण करने की ओर कदम बढ़ा रही है। सरकारी विश्वविद्यालयों को खत्म किया जा रहा है, प्राथमिक विद्यालयों को पहले भी खत्म कर दिया गया। आप देखिएगा किस तरह से प्राथमिक विद्यालयों को खत्म किया गया। पहले वहां संसाधन उपलब्ध नहीं कराया गया, और जैसे ही आप संसाधन उपलब्ध कराना बंद कीजिएगा, इस गांव में प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं। और आप देखिए सरकारी स्कूल में जाना लोग गाली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तुम सरकारी स्कूल में पढ़ते हो क्या, ऐसे बोल रहे हो। तो ये स्थिति बिहार की बना दी गई है, जहां शिक्षा सबका अधिकार है, सरकारी विश्वविद्यालयों को ठीक होना चाहिए, विद्यालयों को ठीक होना चाहिए। तो जिस तरह से बिहार के अंदर, देश के अंदर सरकारी विश्वविद्यालयों को खत्म किया गया, अब विश्वविद्यालयों को सरकार ने नजर गड़ाई हुई है। नई शिक्षा नीति में सरकार ये प्रावधान लेकर के आती है कि जिस तरह से ये सारे प्रावधान है, तो कुल मिलाकर नई शिक्षा नीति 2020 में, नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के निजीकरण को लेकर के पूरा का पूरा मामला है। यही सारी बातें हैं, और बातें तमाम मयंक ने, साथी मयंक ने रख दी है। चंद बातें आप अपने बारे में थोड़ा सा लेकिन बता दें, ये तो बताया ही नहीं आप। कुमार दिव्यम हूँ, पटना विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य का छात्र हूँ। वर्तमान में छात्र संगठन आइसा से जुड़ा हुआ हूँ और राज्य की जिम्मेदारियों में हूँ। और बिहार भर के आंदोलनों में हम लोग सक्रिय रहते हैं, और बिहार के आंदोलनों में, छात्र आंदोलनों का हिस्सा रहे हैं। अभी नई शिक्षा नीति को लेकर के छात्र संगठन आइसा 31 मई को दिल्ली में छात्र संसद लगा रहा है, जिसमें देश भर से छात्र नौजवान आइसा के कार्यकर्ता नई शिक्षा नीति के खिलाफ, की सरकार के खिलाफ अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे, और सरकार से कहेंगे मुखरता के साथ कि जिस तरह से किसानों ने 3 कृषि काले कानून को वापस करवाया है, अब छात्र आंदोलन करके, धरना दे करके और विवश करेंगे केंद्र सरकार को नई शिक्षा नीति को वापस ले, इसको देश में लागू नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि जैसे ये देश में लागू होगा, इसमें कहीं आरक्षण का भी जिक्र नहीं है। देश के वंचित तबके के लोग पहले से ही हाशिए पे है, बिल्कुल हाशिए पे चले जाएंगे, और शिक्षा और शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, और इसके अलावा वो मजदूर, सिर्फ और सिर्फ मजदूर बनने के रह जाएंगे। फाइनली मयंक भाई, जिस तरह से आज पूरा हालात है, शिक्षा को जहाँ तक सरकार को चाहिए था कि उस पर चर्चा और बात करने के लिए, चूँकि अगर पढ़ेंगे तभी आप अच्छे से जागरूक हो सकेंगे, अवेयरनेस आ सकेगी। लेकिन ऐसे सिचुएशन पे जिस तरह से आज पार्टीवाद, धर्मवाद किया जा रहा है, गंगा जमनी जो तहजीब थी हमारी, उसको तार तार किया जा रहा है, इस बारे में फाइनली आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा का जो राजनीति है उसी पे टिका हुआ है। देश के अंदर में जिस तरीके से धार्मिक मूवमेंट चला देते हैं, अभी रामनवमी के दौर में देखिए, रामनवमी के ही दिन देखे हुएगा कितनी जगह पे मस्जिद पे कहीं झंडा टांग देना है, कहीं पे माइनॉरिटी के लोगों की दुकान को जला देना है, कहीं पे कोई ठेला लगा है ठेला उल्टा देना। जिस तरीके से अभी जहांगीरपुरी में जिस तरीके से उनकी झुग्गी झुपड़ियों को गुजारा किया बिना नोटिस भेजे, भाजपा का तो पहले से ही ये रहा है कि हिंदू मुस्लिम करके ये करना है, और धीरे धीरे के जो कुछ मित्र उनको इधर सारा चीज, उधर हिंदू मुस्लिम मूवमेंट में फंसाना है समाज के लोगों को, और इधर सारा चीज को व्यापार के तौर पे बेच देना है कारपोरेट मित्रों का। ये तो भाजपा का एजेंडा रहा है। उसी एजेंडे के खिलाफ हम लोग हर एक दिन लड़ते आ रहे हैं, हर एक लोगों को समझाते आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे पहले के जैसा नहीं, अब कुछ लोगों को मोह भंग हो रहा है, जब उनके ऊपर पड़ रहा है कि अब सही में बेरोजगारी देश में बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, और शिक्षा का स्तर कम हो रहा है। देश में एक अलग ढंग का भाईचारा का जो माहौल था, उस माहौल को खत्म किया जा रहा है। लोग धीरे धीरे भाजपा से रूबरू हो रहे हैं, और आने वाले टाइम में हम लोग को उम्मीद है कि जनता उनको प्रस्तुत करेगी। जी, सरकार जो है एजुकेशन या रोजगार को क्यों चुनावी मुद्दे नहीं बनाते हैं? यदि सरकार शिक्षा और रोजगार को चुनावी मुद्दा बनाएंगी तो भाजपा की सरकार आएगी। अब बिहार के चुनाव में देखे हुएगा जिस तरीके से सत्ता और विपक्ष चुनाव में बहुत सदियों के बाद शिक्षा रोजगार मुद्दा बना था, और जिसमें अभी विपक्ष के जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि 10 लाख रोजगार हम
सत्ता आते ही पहला कलम 10 लाख रोजगार पे चलेगा। उसी आनंद फानन में आके सत्ता के लोग जो एनडीए के लोग हैं वो लोग भी 19 लाख रोजगार के घोषणा कर दिया। लेकिन चुनाव के तुरंत बाद हम लोगों का प्रोटेस्ट था कि रोज 19 लाख रोजगार मांग रहा है युवा बिहार, और उस 19 लाख रोजगार के ऊपर लाठियां बरसी थी पटना के अंदर। तो सरकार के एजेंडा नहीं है। आनंद फानन में जब 2014 में केंद्र में सत्ता में आए थे तो 2 करोड़ रोजगार देने की वादा करके आए, लेकिन अभी तक क्या हो रहा है पूरे देश जान रहा है। इस तरीके से शिक्षा को छीना जा रहा है, रोजगार को छीना जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया आप लोगों को और आपके YouTube चैनल के जितने भी मित्र हैं सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत